मेरा नाम मिशेल पांचाल है और मैं कक्षा 9वीं C की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी हिंदी की प्रस्तुति प्रस्तुत करना चाहूँगी। विषय प्रवीण। प्रस्तुत अति प्रसिद्ध एकांकी में एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा के विषय में लोगों की दकियानुसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है। इसमें जो एकांकी है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है, उनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने एक उमा के द्वारा स्त्रियों की भावनाओं को महत्व दिया है, नारी के सम्मान का मुद्दा उठाया है, जिसमें एक पात्र थी उमा, जिसके द्वारा उन्होंने नारी के महत्व बताया है और जैसे कि स्त्रियों की शिक्षा पे बढ़ावा दिया है। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन थे? रीढ़ की हड्डी पाठ सामाजिक रूढ़िवादी प्रथा और पर आधारित एक एकांकी है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने बेहद नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की है। यह पाठ रीढ़ की हड्डी इसमें सामाजिक रूढ़िवादी प्रथा पर प्रकाश डाला है और यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है और इन्होंने इसे एक नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे यह समझने में बहुत ही ज्यादा ठीक हुई थी। ये है इसके मुख्य पात्र, जैसे कि रिश्ते उनके, जैसे रामस्वरूप और उमा थे पिता और पुत्री, रतन और रामस्वरूप थे नौकर और मालिक, शंकर और गोपाल प्रसाद थे पिता और पुत्र, रामस्वरूप और प्रेमा थे पति व पत्नी। पाठ रीढ़ की हड्डी सारांश। रीढ़ की हड्डी पाठ जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है। पाठ में लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह उन्हें पहले परखा जाता है। लड़कों के दोषों को ना देखकर लड़की के गुण पर ही दोषों पे छानबीन की जाती है। यह जो पाठ था इसमें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, जो एक नाटक के रूप में है। इसमें पहले जो बताया गया है कि नारियों का जो सम्मान इसमें नहीं किया जाता था और स्त्री की जो शिक्षा थी उस पर बढ़ावा नहीं दिया जाता था। इसमें जो लड़कियों के जो गुण थे उनमें भी कुछ दोष छानबीन किए जाते थे, बल्कि लड़कों के जो दोष होते थे उन्हें नहीं देखा जाता था। कहानी में उमा के विवाह के लिए गोपाल और उनके पुत्र शंकर देखने आते हैं। उमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उमा के पिता रामस्वरूप अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा को छिपाते थे। जब उमा सबके सामने आई तब गोपाल हैरान हो जाते हैं। उमा लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह मानने वाले गोपाल को बहुत सुनाते हैं। जो कहानी में उमा थी उसके विवाह के लिए वहाँ पे गोपाल प्रसाद और शंकर आता है, जो कि उन्हें परखने आते हैं कि लड़की कैसी है। उसमें जो उमा होती है जब वो उनके सामने आती है तब वो अपने उसमें बताती है कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, जिससे शंकर और जो गोपाल प्रसाद थे उन्हें अच्छा नहीं लगता कि क्योंकि वो लड़की कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी थी। और इसमें जो लड़की उमा थी ना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लड़कियों को ऐसे परखा जाए इनकी शादी से पहले, और उनकी शिक्षा पे कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता था। इसमें जो लड़की उमा थी, लड़कियों उनको गोपाल प्रसाद को बहुत सुनाती है क्योंकि वो इन सब चीजों बढ़ावा नहीं देते थे। उमा उनके बेटे शंकर का लड़कियों के छात्रावास के चक्कर काटने की आदत के बारे में सबको बता देती है। वह कहानी एक शंकर छात्रावास के चक्कर लगाने के कारण वह बुरी तरह से पिट चुके हैं, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सकते थे। गोपाल यह सब सुनकर अपना संतोष खो बैठते हैं। शंकर भी यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। इस प्रकार यह नाटक खत्म हो जाता है, जिसमें उमा होती है, उनके जो बेटा होता है शंकर, वो उसके बारे में बताते हैं क्योंकि वो लड़कियों के छात्रावास के बाहर घूम रहे थे, लड़कियों को देख रहे थे, तो उन्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब उन्हें उमा देखती है वहां से, तो उनके सामने जब वो देखने आए होते हैं उनको, उन सबके सामने बता देती है कि ये छात्रावास के बाहर घूम रहे थे और बुरी तरह पिट चुके हैं और ये बहुत मुश्किल से बचकर आए हैं वहां से। इसका उद्देश्य यह था, यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विचारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ की हड्डी वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और ना ही इनका कोई चरित्र होता है। इसमें के कुछ कठिन शब्द थे, जैसे कि तख्त, लड़की, लकड़ी से बने हुए चौकी, करीने से, ढंग से, मुखातिब के सामने की ओर,
रुख करना, मर्जिन अंदर छवि तेज या निखार, छेपती सी शर्माती सी जिम्मेदारी रूखा व्यवहार की कठोरता, ताव अहंकार युक्त रोष का आवेश, नाप तोल नापने और तोलने की क्रिया। इस पाठ में मुहावरे व लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया हुआ है, जो कि है पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना, इज्जत उतारना, बेइज्जती करना, मुंह फुलाना, नाराज होना, रीढ़ की हड्डी, अत्यंत महत्वपूर्ण होना, पैरों पर खड़ा होना, मुश्किल स्थिति में होना, संघर्ष करना, किसी समस्या का सामना करना, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर, एक से बढ़कर एक अर्थात तेज दिमाग होना, कानों में भनक पड़ना, हल्का शब्द सुनाई देना, आंखें गड़ाकर देखना, आश्चर्यपूर्ण निगाहों से देखना, इज्जत उतारना, बेइज्जती करना, मुंह छुपाना, सामने ना आना। यह पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न। रीढ़ की हड्डी एकांकी से क्या उद्देश्य है? यह एकांकी स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर है। इसमें स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना, जो लड़कियों के विवाह के समय जो माता पिता की परेशानियां आती है वो भी बताई गई है इसमें। बेटियों के विवाह के समय माता पिता की परेशानियों को उजागर करना, जो बेटियां होती हैं उनके माता पिता को जो परेशानियां आती है उस टाइम वो भी बताई गई है। प्रश्न दूसरा, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रभाव किया है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वह उसे सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर का कार्य करने में सक्षम है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। रीढ़ की हड्डी जिसमें लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है, उनकी भाषा शैली कुछ इस प्रकार है। इस एकांकी की भाषा शैली बेहद सहज और सरल होने के कारण साथ साथ एक व्यंग्यात्मक स्वरूप शुरू से अंत तक बनाए रखना है। यह पाठ एक नाटक के रूप में था, जिससे यह अच्छे से समझ आया था। इस एकांकी में अन्य भाषाओं के शब्दों का भी भरपूर उपयोग हुआ है, चाहे वह अंग्रेजी हो या उर्दू, फारसी, एक सुगमता के साथ बनाए रखना है। इस पाठ में कई भाषाओं का प्रयोग हुआ था, जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी इत्यादि, जिससे कि यह और भी समझ आ गई थी। उन्होंने पात्रों के बीच का संवाद भी बेहद सरल रखा है। जो उसमें पात्र थे कई सारे, शंकर, उमा इत्यादि, उनमें जो बातचीत थी नाटक के रूप में वो ही बहुत अच्छी तरीके से समझ आई थी, जिसे पढ़ने में एक अलग आनंद आता था। इस एकांकी के सारे पात्र अपनी भाषा शैली से बंधे हुए हैं, जिससे एक वास्तविक अनुभूति होती है। जो इसमें भी जितने भी पात्र थे वो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि सब बोल रहे हैं, जितने की उनमें लिखा हुआ था अच्छी तरीके से कि उमा का ये रोल है और शंकर का ये रोल है इत्यादि। पात्रों की क्रियाओं और उनके भाव समीक्षाओं को भी काफी अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। जो उसमें पात्र थे उनकी जो क्रियाएं हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है इसमें। इस तरह की रचना एकांकी को एक अलग स्थान दिलाने में सहायता होगी। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने और विवाह के लिए छिपाना, इस विरोधाभास उनकी किस विशेषता को उजागर करता है? उत्तर, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात उनकी इसी विशेषता को उजागर करता है। इसमें जो उमा के पिता थे उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा छुपाई थी, तो इसी बात को बताया गया है इस प्रश्न में। प्रश्न, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? इस पाठ में क्या समस्या थी? रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रतिपाद का प्रकाश दहेज आदि की कुप्रथाओं के कारण समाज में लड़कियों का विवाह एक समस्या बनी हुई है। जो इसमें रीढ़ की हड्डी पाठ था, जिसमें जो विवाह था उसमें जो दहेज इत्यादि पुरानी प्रथाएं होती थी उन पे प्रकाश डाला गया है। लड़कियों के माता पिता लड़कियों को भार समझते हैं
लड़के वालों का दिमाग ढूंढे नहीं मिलता। जो इसमें लड़कियां थी उनके जो माता पिता होते थे वो लड़कियों को बाहर समझते थे, इसलिए वो उनकी जल्दी शादी कर देना चाहते थे। और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो स्त्रियां हो वो पढ़ी लिखी हो, क्योंकि वो जब अगर पढ़ी लिखी होती है तो बाद में आगे जाके सवाल उठाती है कि हमारी इतनी जल्दी शादी क्यों की, और इत्यादि प्रश्न उठते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस समस्या को उठाया गया है? क्या आज भी हमें इस समस्या का भयंकर रूप दिखाई देता है? रीढ़ की हड्डी पाठ में एक समाज की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। अक्सर इस समाज में लोग अपने बेटे का विवाह करने के लिए जब लड़की देखने जाते हैं उनके सर्वगुण संपन्न वधू चाहिए होती है। जो पाठ था इसमें जब वो जो भी लड़के वाले होते हैं वो जब भी लड़कियों को देखने जाते हैं तो उन्हें पता नहीं क्यों एक सर्वगुण संपन्न वधू चाहिए होती है, बल्कि चाहे जो लड़का हो चाहे उसमें कितने भी दोष हो, पर उसमें वो नहीं देखा जाता, उन्हें सिर्फ एक वधू अच्छी चाहिए होती है। रामस्वरूप दकियानुसी ख्यालों के थे या नहीं? जो गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे किंतु दकियानुसी ख्यालों वाले थे। दकियानुसी ख्याल मतलब जो उनके पुरानी प्रथाओं से जोड़ते हैं, जो पुरानी प्रथाओं को मानते हैं, जैसे स्त्री शिक्षा ना होना, लड़कियां पढ़ी लिखी ना होना और इत्यादि। धन्यवाद।